हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आज के इस ऑनलाइन क्लास में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है नंदिनी ठाकर और मैं न्यू माही म्यूनिसिपल इंग्लिश स्कूल में पढ़ाती हूँ। हमारा विषय है हिंदी। तो चलिए आज हम हिंदी का एक गद्य पढ़ते हैं। आज का हमारा विषय है हिंदी और आज का हमारा गद्य है गद्य क्रमांक 3, भाई भाई का प्रेम। आज के इस दिन की शुरुआत हम एक अच्छे से सुविचार के साथ करते हैं। सफलता। सफलता का कोई मंत्र नहीं है, यह तो सिर्फ परिश्रम का फल है। हम मानते हैं कि हमें सफल होना है, लेकिन सफल होने के लिए, सफलता पाने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। उसके लिए हमें कड़े से कड़े परिश्रम की आवश्यकता है। जब हम परिश्रम करने को तैयार है तो हमें सफलता अवश्य मिलती है। इसलिए बच्चों, आपको भी सफल होना है, परीक्षा में अच्छे नंबर से उत्तीर्ण होना है, तो आपको भी पढ़ाई में मन लगा के, ध्यान लगा के पढ़ना है, अभ्यास करना है और मेहनत करनी है। तभी आप जीवन में सफल हो पाओगे। ठीक है बच्चों? हमारा गद्य है भाई भाई का प्रेम। ये गद्य शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कविता सुनाने वाली हूँ। आशा है आपको बहुत मजा आएगी। आप ध्यान से सुनिए। गलती पर मुझको जो है डांटता, गलती पर मुझको जो है डांटता, मेरा सुख दुख सब कुछ वो है बांटता, मेरा सुख दुख सब कुछ वो है बांटता। दीवार बना वो खड़ा रहे, दीवार बना वो खड़ा रहे, कोई जब भी मुसीबत आई है, मेरे पिता की वो परछाई है, वो मेरा प्यारा भाई है। बचपन से रहा वो संग मेरे, बचपन से रहा वो संग मेरे, हमने खेले हैं खेल कई, हमने खेले हैं खेल कई, हारा मुझसे वो जानबूझ कर, हारा मुझसे वो जानबूझ कर, पर मुझसे कभी वो लड़ा नहीं, पर मुझसे कभी वो लड़ा नहीं। जीवन में कभी जो उलझा मैं, उसने हर उलझन सुलझाई है, मेरे पिता की वो परछाई है, वो मेरा प्यारा भाई है। धूप है जो जिंदगी, धूप है जो जिंदगी, तो वो प्यारी सी छांव है, तो वो प्यारी सी छांव है। मेरे लिए जब चलते तो, मेरे लिए जब चलते तो, थकते न उसके पाँव है, थकते न उसके पाँव है। मेरे चेहरे पर लाया खुशी, जब भी उदासी छाई है, मेरे पिता की वो परछाई है, वो मेरा प्यारा भाई है, वो मेरा प्यारा भाई है, वो मेरा प्यारा भाई है। तो बच्चों, आपने आज एक भाई की कविता सुनी। भाई ने अपने भाई के लिए एक छोटी सी कविता लिखी थी, वो आपने सुनी। आपको पता चला होगा कि ये भाई दूसरे भाई से कितना प्रेम करता होगा, कितना चाहता होगा। तो आज हम भी ऐसे ही दो भाइयों की कहानी सुनने वाले हैं। आपको कहानी पसंद है ना बच्चों? हाँ, तो आज के इस गद्य में दो भाई के प्रेम की कहानी है। सूरज के बिना दिन नहीं, सूरज के बिना दिन नहीं, चांद के बिना रात नहीं। सूरज के बिना दिन नहीं हो सकता है और चांद के बिना रात नहीं हो सकती है।
और भाई के बिना जिंदगी जिंदगी नहीं। सचमुच बच्चों, अगर भाई नहीं है तो भाई के बिना जिंदगी जिंदगी नहीं लगती। भाई एक ऐसा साथी है जिससे हम सुख दुख गम खुशी सब कुछ बांट सकते, एक दोस्त जैसा रहता है भाई। आज के इस कहानी का एक गांव है, एक गांव की कहानी है बच्चों ये। और ये गांव का नाम है मनोहरपुर। कितना मनोहर दिख रहा है ना बच्चों। ऐसा ही एक सुंदर गांव है मनोहरपुर। ये सुंदर गांव की ये कहानी है। मनोहरपुर नामक एक सुंदर गांव था। गांव की मिट्टी बहुत उपजाऊ थी। उपजाऊ यानी अधिक अनाज उपजाने वाली, बंजर नहीं। जहां पे ज्यादा अनाज उगता है ऐसी जमीन को हम उपजाऊ जमीन कहते हैं। तो मनोहरपुर नामक गांव में भी उसकी मिट्टी ऐसी थी बहुत उपजाऊ, मतलब वो गांव में सब खेती करते थे तो भर भर के अनाज उगता था, ऐसी उपजाऊ मिट्टी थी। गांव के अधिकांश लोग खेती किया करते थे। अधिकांश यानी बहुत सारे। गांव है, शहर में तो अलग अलग व्यवसाय होते हैं, लेकिन गांव में खेतीबाड़ी वही एक व्यवसाय रहता है। तो जो गांव था ये मनोहरपुर, उसकी मिट्टी भी उपजाऊ होने के कारण अधिकांश लोग, बहुत सारे लोग खेती का काम किया करते थे। आप देख सकते हो कितने लोग खेती कर रहे हैं। तो ये मनोहरपुर गांव में दो भाई रहते थे। इसी गांव के दो भाई की ये कहानी है। और इस कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। तो ये दो भाई जो थे वो दोनों किसान थे। वो दोनों किसान थे। आपको मालूम है बच्चों किसान क्या होता है? वो किसान होता है अन्नदाता, जो हमें अन्न देता है। और अन्न से ही हमारा पेट भरता है और हम जीवित रह पाते हैं। तो हमारे जिंदा रहने का कारण ये किसान है, ये फार्मर्स है, ये अन्नदाता है। किसान हमारे लिए अनाज पैदा करता है। खेती में उसे कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जाड़ा, गर्मी, बरसात, हर मौसम में उसका काम जारी रहता है। मतलब वो कहता नहीं कि अभी बहुत बरसात है मैं खेत में नहीं जाऊंगा, मुझे बहुत गर्मी लग रही है मैं खेत में काम नहीं करूंगा, बहुत सर्दी लग रही है तो मैं नहीं जाऊंगा। नहीं, किसान ऐसा नहीं करता है और आलस भी नहीं करता है। वो सुबह से रात तक खेत में काम करते रहता है, और वो भी दूसरों का पेट भरने के लिए, क्योंकि वो अनाज उगाता है। वही अनाज हम सब खाते हैं। हमारे घर में मम्मी चावल बाजरा वो सब लेके आती है मार्केट से, लेकिन वो मार्केट में कहाँ से आता है? वो किसान अपने खेत में उगाते हैं। वही अनाज हमारे घर तक आता है, लेकिन हमें ये नहीं मालूम है कि ये कहाँ से आता है। तो ये सब किसान की कड़ी मेहनत के कारण शहर के लोगों तक पहुंचता है। किसान की मेहनत से ही शहर के लोगों की भूख मिटती है। हमारी भूख मिटती है किसकी वजह से? किसान की वजह से। किसकी वजह से? किसान की वजह से। तो किसान क्या हुआ? किसान हमारा अन्नदाता है। किसान कौन है? हमारा अन्नदाता। अन्नदाता, जो हमको अन्न देता है। दाता यानी देने वाला, जो हमको अन्न देता है, अनाज देता है, जिसके कारण हमारी भूख मिटती है। और हम शहर में तो खेती करते नहीं, छोटे छोटे घरों में रहते हैं, तो हमारे पास खेती की कोई जगह नहीं। हम चाहे तो भी हम खेती नहीं कर सकते। वो तो बड़े बड़े खेत खलियान में होता है, तो वो सब गांव में रहता है। और किसान गांव में रहता है, सुविधाओं में नहीं रहता है, वो गरीबी की हालत में जीता है और हमारे लिए वो अन्न पैदा करता है। इसके लिए किसान को हम अन्नदाता कहते हैं। हमें किसान की इज्जत करनी चाहिए, उसको थैंक यू बोलना चाहिए कि किसान है तो हमारा पेट भरता है। किसान क्या क्या अनाज उगाता है आपको मालूम है? सब खेत में उगता है। गेहूं, चना, ज्वार, मक्का,
मक्का, बाजरा, जौ, ये सब बहुत, इसके अलावा भी बहुत सारे अनाज है जो खेतों में हमारे लिए किसान बोता है, फिर उसको उगाता है, उसको काटता है, उसको भरता है और फिर आगे बेचता है। तो ये किसान का काम है। तो हम बात कर रहे थे मनोहरपुर गांव के दो भाइयों की। वो दो भाई भी किसान थे और उनके घर अलग अलग थे, पर दोनों में बड़ा प्रेम था। देखो, साथ में नहीं रहते थे वो दोनों भाई, अलग अलग घर में रहते थे, आमने सामने रहते थे, अलग अलग घर में। लेकिन वो दोनों में बहुत प्यार था, एक दूसरे की परवाह थी, एक दूसरे के लिए चाहत थी, एक दूसरे पर विश्वास था, भरोसा था। तो ये जो दोनों भाई है वो आपस में बहुत प्रेम कर रहे थे। दोनों भाई हमेशा एक दूसरे की भलाई की बात सोचा करते थे। अभी हम देखते हैं कि भाइयों भाइयों में बहुत झगड़ा होता है, पैसे के लिए, घर के लिए, जायदाद के लिए, फिर गहने के लिए, फिर खाना के लिए। छोटे छोटे, आप भी छोटे छोटे भाई बहन से घर में झगड़ा करते हो ना, तो आज से ये कहानी सुन के आपको भी नहीं करना है, आपको भी ये किसान दो भाई है ना वैसा बनना है, जो हमेशा एक दूसरे की भलाई सोचते हैं। तो अपने भाई बहनों की भलाई हमें भी सोचनी है। तो ये जो दोनों भाई थे वो हमेशा एक दूसरे का अच्छा सोचते थे, एक दूसरे के बारे, एक दूसरे की भलाई की बात सोचा करते थे। इस वर्ष पूरे गांव में फसल अच्छी हुई। फसल यानी जो अनाज जो हमने बोया था वो अच्छा हुआ। कटाई हो चुकी थी। कटाई यानी जो अनाज पक जाता है उसे पौधे से काट के उतारने का काम जो किसान करते हैं उसे कहते हैं कटाई। कटाई किसे कहते हैं? अनाज के पौधे को काटने का जो काम होता है उसे कटाई कहते हैं। कटाई भी हो चुकी थी, फसल भी उग गई थी और उसकी कटाई भी हो चुकी थी। खलिहान में सब के अनाज के ढेर लगे थे। खलिहान मतलब, खलिहान ऐसा स्थान है जहां खेत से काटकर फसल रखी और साफ की जाती है, जहां पे खेत से उतारा जाता है जिस फसल को, और वही फसल को अच्छी से जगह पे रख के फिर वहां उसे साफ किया जाता है ताकि जो खेत से आया हुआ कचरा फसल के साथ ना चला जाए। तो वो सब चीज खलिहान में होती है। तो ये खलिहान में भी अनाज के ढेर लग गए थे, मतलब पूरे गांव की फसल कट गई थी और कटाई हो चुकी थी और खलिहान में अनाज के ढेर लग गए थे। अभी बड़ा भाई क्या सोचता है? बड़ा भाई सोचता है मेरे दो बच्चे हैं, वे गृहस्थी में मेरी कुछ न कुछ मदद करते हैं। गृहस्थी मतलब घर का काम या तो खेती बाड़ी का काम, उसमें उसके दो बच्चे मदद करते हैं। मेरे छोटे भाई के बाल बच्चे नहीं है, उसे सारा काम अकेले ही संभालना पड़ता है क्योंकि छोटे भाई की शादी नहीं हुई थी तो उसके बाल बच्चे नहीं थे, वो अकेला था। तो उसको, बड़े भाई को लगा अरे मेरा छोटा भाई तो अकेला है, उसे सारा काम खुद करना पड़ता है। मेरे बाल बच्चे हैं तो मुझे थोड़ी भी मदद करते हैं लेकिन उसका तो कोई नहीं है, तो इसलिए मुझे उसकी सहायता करनी चाहिए। सहायता यानी मदद करनी चाहिए, ऐसा बड़े भाई ने सोचा। बड़े भाई ने क्या सोचा कि मेरे दो बच्चे हैं, मेरा परिवार है, वो मेरी मदद करता है, लेकिन मेरा छोटा भाई तो अकेला है, पूरा दिन अकेले खेत में मेहनत करता है, उसकी संभाल करने वाला कोई नहीं है। तो मैं बड़ा हूं तो मुझे उसकी सहायता करनी चाहिए, ऐसा बड़े भाई ने सोचा। ये परिवार है बड़े भाई का, ठीक है बच्चों, उसकी गृहस्थी मतलब उसका संसार, उसका फैमिली, उसका कुटुंब। यह सोचकर वह उठा और खलिहान में गया। खेत में जहां पे अनाज सब रखा था काट के, वहां पे वो गया। बड़े भाई ने सोचा कि मुझे मेरे छोटे भाई की किसी न किसी तरह मदद तो जरूर करनी है
क्योंकि उसको छोटे भाई की चिंता थी, उसके प्रति प्यार था, प्रेम था। इसीलिए उसने सोचा कि मैं मेरे छोटे भाई की मदद करूंगा। तो वो उठा और खलिहान में गया। खलिहान में अपने अनाज के ढेर से उसने 10 गठरी अनाज बांधा। कितनी गठरी अनाज बांधा? 10 गठरी। अभी गठरी मतलब कपड़े में बंधा हुआ सामान या बड़ी सी पोटली, हम गोनी में भी रख सकते हैं उसको। बड़ी सी पोटली बना के, जो कपड़ा रहता है बड़ा सा, उसमें भी वो अनाज भर के पोटली बना के खलिहान में रखते हैं। तो उसने क्या किया, अपने ढेर से जो अपना फसल कटी हुई थी उसमें से उसने अनाज का 10 गठरी बांधा और उसने सोचा कि ये मैं मेरे भाई को दे दूंगा ताकि उसकी मदद हो जाएगी। उसने उसमें से एक गठरी सर पर रखकर छोटे भाई की ढेर की ओर बढ़ा। अभी उसने सोचा कि चलो अभी मैं ये 10 गठरी मेरे भाई के ढेर में रख देता हूँ ताकि मेरे छोटे भाई को मदद मिल जाएगी। ये सोचकर वो उठा और एक पोटली अपने सर पर रखी और छोटे भाई के ढेर की ओर आगे बढ़ने लगा। इस तरफ छोटा भाई भी अपने बड़े भाई से बहुत प्यार करता था, बहुत परवाह करता था, उसको बहुत चिंता थी अपने बड़े भाई की। उसने सोचा मैं जवान हूँ, मतलब मेरा भाई तो बड़ा है, थोड़ा बूढ़ा हो गया है, लेकिन मैं तो अभी जवान हूँ, मैं यंग हूँ। मैं जितना चाहे उतना काम कर सकता हूँ, मैं थकूंगा नहीं, मैं पूरा दिन भी काम करते रहूंगा तो मैं थकूंगा नहीं। लेकिन मेरा बड़ा भाई तो थोड़ा बूढ़ा होने लगा है, अभी वो थक जाता है। मैं जहां चाहूं वहां जा भी सकता हूँ। किसी कारणवश यदि खेतों में फायदा नहीं हुआ तो कोई दूसरा काम कर लूंगा। मतलब अगर मेरी खेत में फसल अच्छी नहीं उगी तो मैं तो जवान हूं, मैं तो कहीं पे भी कुछ भी काम करके अपना पेट भर सकता हूँ। लेकिन मेरे बड़े भाई का क्या करेंगे? अगर उसकी अनाज अच्छी नहीं होगी, फसल अच्छी नहीं होगी, वो अपने परिवार को कैसे संभालेगा? उसको उसकी चिंता होने लगी। मेरा खर्च भी कम है, लेकिन मेरे बड़े भैया तो बाल बच्चे वाले हैं। छोटे भाई ने सोचा मैं तो अकेला हूँ, मेरा खर्च इतना नहीं है जितना मेरे बड़े भाई का है, क्योंकि एक जन खाने वाला और 4 जन खाने वाले फर्क पड़ता है खर्च में। तो बड़े भाई का परिवार था, बाल बच्चे थे, उनका खर्च अधिक था। ये छोटा भाई तो अकेला था, उसने शादी नहीं की थी, उसकी गृहस्थी नहीं थी, तो उसका खर्च कम था। घर गृहस्थी के खर्च अधिक है, इसलिए मुझे उनकी सहायता करनी चाहिए। जैसे बड़े भाई ने सोचा अपने छोटे भाई के बारे में, वैसे ही छोटे भाई ने भी बड़े भाई के बारे में सोचा कि भाई मेरा बड़ा भाई बूढ़ा होने लगा है, अभी उसका परिवार है, उसके 2 बाल बच्चे हैं। अगर भविष्य में अच्छी फसल नहीं हुई तो मेरा बड़ा भाई अपना परिवार कैसे चलाएगा? इसीलिए मुझे मेरे बड़े भाई की सहायता करनी चाहिए। बड़े भाई ने सोचा छोटा भाई अकेला है, इसलिए मुझे सहायता करनी चाहिए। वैसे ही छोटे भाई ने सोचा मेरा बड़ा भाई घर गृहस्थी वाला है, संसार वाला है, परिवार वाला है, तो मुझे भी उसकी मदद करनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए। अब छोटा भाई क्या करता है? वो भी उठता है, वो भी खलिहान में जाता है और खलिहान में अपने अनाज के ढेर में से उसने भी 10 गठरी अनाज बांधा। वो भी वही सोच रहा है जो बड़ा भाई ने सोचा कि भाई चलो मैं मेरे बड़े भाई को मेरे अनाज में से 10 गठरी अनाज दे दूंगा ताकि उसका परिवार है तो उसको भविष्य में वो अनाज काम आएगा। ऐसा करके वो खलिहान में जाता है और अपने अनाज के ढेर में से 10 गठरी अनाज बांधता है। उनमें से एक गठरी वो सर पर उठाकर बड़े भाई के ढेर की ओर बढ़ रहा है। उसने भी वही किया जो बड़े भाई ने किया। एक गठरी अनाज अपने सर पर रखा और
आगे बढ़ने लगा। वो कहाँ जाना चाहता था? अपने बड़े भाई के ढेर के पास, जहां पे वो अनाज रख सके। अंधेरी रात थी, क्योंकि दिन में तो सब लोग देख लेंगे, इसलिए ये दोनों भाइयों ने रात का समय नक्की किया था। तो वो रात थी, और रात में वो लोग एक दूसरे की गठरी में अनाज रखने वाले थे। और रात कैसी थी? बहुत अंधेरी थी। हाथ को भी हाथ दिखाई न देता था। मतलब गांव में तो लाइट नहीं होती है रात को, तो इतना अंधेरा था कि एक हाथ, अपना ही एक हाथ दूसरे हाथ को देख नहीं सकते थे। मतलब बहुत अंधेरा था, आगे पीछे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अभी क्या होता है मालूम है बच्चों? इस वातावरण में दोनों भाई धीरे धीरे एक दूसरे के अनाज के ढेर की ओर बढ़ रहे थे। दोनों को मालूम नहीं था कि मेरा बड़ा भाई भी आया है, और छोटे भाई को बड़े भाई को भी मालूम नहीं था कि मेरा छोटा भाई आया है। वो तो दोनों अपने ही धुन में थे। वो अपने भाइयों की चिंता करके वो अनाज उनके ढेर में रखना चाहते थे। तो अंधेरी रात में वो दोनों सर पर अनाज की गठरी लिए खलिहान में जा रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। अचानक वे एक दूसरे से टकरा गए। दोनों को दिख नहीं रहता कि सामने क्या आ रहा है क्या नहीं, इससे शांति थी और अंधेरा था। लेकिन वो दोनों ने एक दूसरे को अंधेरे में देखा नहीं। वे दोनों एक दूसरे से टकरा गए। दोनों चौंक कर एक साथ बोले, कौन है? डर गए दोनों, अरे बाप रे कौन आ गया ये। दोनों ने एक दूसरे को बोला, कौन है? फिर दोनों भाइयों ने नजदीक से एक दूसरे को देखा तो पहचान लिया, अरे ये तो मेरा ही भाई है। बड़े भाई ने बोला, अरे ये मेरा छोटा भाई है। छोटे भाई ने बोला, अरे ये तो मेरे बड़े भाई है। और दोनों के सिर पर क्या थी बच्चों? अनाज की गठरी। क्या थी उनके सिर पे? अनाज की गठरी। तो दोनों ने देखा, मेरे भाइयों के सिर पे तो अनाज की गठरी है। दोनों भाइयों ने एक दूसरे को देखा, उनके सिर पर अनाज की गठरियां थी। दोनों समझ गए। अभी दोनों को समझाने की जरूरत नहीं पड़ी, दोनों आपस में बहुत प्यार करते थे। जैसा बड़े ने सोचा वैसा ही छोटे ने सोचा। अब दोनों समझ गए कि क्या मामला है। जैसे बड़ा भाई छोटे भाई की सहायता करना चाहता था, वैसे ही छोटा भाई भी बड़े भाई की सहायता करना चाहता था। इसके लिए किसी को मालूम ना पड़े, इसलिए रात के वक्त में वो दोनों अनाज को पहुंचाने का काम कर रहे थे। अभी बड़े भाई सच बता देता है छोटे भाई को। वो कहता है, छोटे, तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं है। खेती का सारा काम तुम्हें अकेले ही संभालना पड़ता है। मैंने सोचा कि तुम्हारे पास अनाज अधिक होगा तो अधिक दिन तक घर पर चलेगा, इसलिए मैं खलिहान से अनाज तुम्हारे ढेर में डालने जा रहा था। उसने सोचा कि छोटा तू तो अकेला है, तेरी मदद करने वाला कोई नहीं है, और इसलिए मैंने सोचा कि मैं थोड़ा अनाज तुझे ज्यादा दे दूं तो तुझे ज्यादा दिन तक ये अनाज चलता रहेगा। इसलिए मैं तो तुम्हारे ढेर में ये अनाज पहुंचाने वाला था, इसलिए मैं निकला था। इसी तरह छोटे भाई ने भी अपने भाई को सच बता दिया। उसने बताया, बड़े भैया, आप तो बाल बच्चे वाले हैं, आपके तो छोटे छोटे बच्चे हैं, आपका खर्च अधिक है, आप तो ज्यादा खर्च करते हो अपने परिवार के लिए, आपको अधिक मात्रा में अनाज की आवश्यकता होती है, इसलिए मैं खलिहान से अनाज आपके ढेर में डालने जा रहा था। मुझे लगा आपको ज्यादा जरूरत है अनाज की, क्योंकि आप परिवार वाले हैं, संसार वाले हैं, कुटुंब बड़ा है आपका, तो आपको ज्यादा अनाज लगेगा। यही सोचकर मैं अनाज आपके ढेर में रखने जा रहा था। दोनों भाइयों ने एक दूसरे को सच बता दिया। अपनी बात कहते सुनते दोनों भाइयों की आंखें भर आई। दोनों रोने लगे कि अरे बाप रे, ये देखो,
हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, कितना चाहते हैं, हमें एक दूसरे की कितनी फिक्र है। यही प्यार की वजह से आवेश में वो दोनों रोने लगे, उनकी आंखें भर आई। दोनों रोते हुए एक दूसरे के गले लग गए। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया प्यार से कि मेरा भाई मुझे कितना चाहता है। छोटे ने भी सोचा मेरा भाई मुझे कितना चाहता है, और बड़े ने भी सोचा ये छोटा होके मेरी कितनी फिक्र करता है। ऐसा समझ के दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। दोनों भाइयों के प्रेम की यह कहानी आज भी लोग भाव विभोर होकर सुनते सुनाते हैं। गांव में ये दो भाई के प्रेम की कहानी आज भी लोग सुनते हैं और सुनाते हैं। कौन से गांव है ये? मनोहरपुर गांव। और इस गांव में ये दोनों भाई एक दूसरे से कितना चाहते हैं, कितना प्यार करते हैं, ये लोग आज भी उनका उदाहरण लेते हैं। सचमुच भाइयों में तो ऐसा ही प्रेम होना चाहिए। हम भी अपने भाई से प्रेम करते हैं और ऐसा ही प्रेम, फिक्र वाला, उनकी सलामती चाहने वाला प्यार हमें अपने भाई से करना है। भाई भाई के रिश्ते तब खास होते हैं जब दोनों हमेशा साथ होते हैं। लड़ाई करके, झगड़ा करके अपने भाई से बिछड़ना नहीं है बच्चों। हमें भी भाई को भाई भाई से प्यार करके, भाई से प्रेम करके उनके साथ रहना है। बच्चों, व्याकरण में हम आज उपसर्ग देखने वाले हैं। उपसर्ग मतलब वे शब्दांश जो किसी शब्द के शुरू में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। अभी मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। एक शब्द है जय। जय यानी जीत। जय के आगे अगर मैं परा लगा दूं, परा शब्द को लगा दूं, तो परा शब्द हो जाता है उपसर्ग, और परा जय दोनों साथ में हो गया तो हो जाता है हार। जय मतलब जीत, जीतना, लेकिन उसके आगे परा लगा देने से उसका अर्थ भिन्न हो जाता है, बदल जाता है। पराजय यानी हार। वैसा ही एक शब्द है मोहन। मोहन एक लड़के का नाम है। वो मोहन के आगे मैं सम लगा देती हूं तो हो जाता है सम्मोहन। सम्मोहन मतलब मोहित करना, आकर्षित करना। गमन, गमन यानी जाना, मूल शब्द है गमन, लेकिन इस गमन के आगे मैं आ उपसर्ग लगा देती हूँ, आ शब्द लगा देती हूँ तो हो जाता है आगमन। गमन यानी जाना, लेकिन आगमन यानी आना। कोई हमारे घर पे आ रहा है तो हम उसको कहते हैं आगमन, कोई जा रहा है उसको कहते हैं गमन। तो एक ही शब्द लगाने से पूरा अर्थ बदल जाता है। मान, मान यानी इज्जत। आय मान, अपमान यानी बेइज्जती। पात्र यानी लायकात। कु, उसको कु लगा दिया तो हो जाता है कुपात्र। तो ये है उपसर्ग, आगे एक शब्द लगाने से उसका भाव, उसका जो अर्थ है वो परिवर्तित हो जाता है। अभी हम जानेंगे प्रत्यय। प्रत्यय यानी ऐसा शब्द जो अंत में लगाया जाता है। एक शब्द दिया जाता है, उसके अंत में लगाने से उसका अर्थ भिन्न हो जाता है। जैसे दुकान, दुकान के पीछे मैंने दार शब्द लगा दिया तो हो जाता है दुकानदार। दुकान अलग, दुकानदार, दुकान का जो मालिक है वो दुकानदार है। दुकान के पीछे दार प्रत्यय लगाने से वो हो जाता है दुकानदार। ऐसे यहाँ कुछ शब्द दिए है, देखो। पूजा ये मूल शब्द है, लेकिन पीछे हमने री लगाया तो हो गया पुजारी, पूजा करने वाला, पुजारी। उपसर्ग में आगे हम लगाते हैं शब्द और प्रत्यय में हम पीछे एक शब्द लगाते हैं। सोना, सुनार। मानव, मानवता। पुष्प, पुष्पित, पीछे शब्द लगाया है देखो आप। कलम, कलमदान। भूख, उसको आ प्रत्यय लगाया तो हो गया भूखा। रसोई, रसोईया, जो रसोई बनाता है उसको क्या कहते हैं? रसोईया।
आयोजन, आयोजित, स्वाधीन, स्वाधीनता, मर, मरियल, रंग, उसको ईला शब्द लगाया तो हो गया, क्या हो गया, कौन बताएगा? रंगीला। यस, वेरी गुड, रंगीला। आवश्यक, उसको ता लगाया तो क्या हो गया? आवश्यक, आवश्यकता। यस, आवश्यकता। पूजन, पूजनीय, पूजनीय। पुस्तक, पुस्तकीय, भूल, भुलक्कड़, चमक, चमकीला, अपना, अपनापन। तो बच्चों, शब्द के आगे जो शब्द लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं, और शब्द के पीछे लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं। और उपसर्ग और प्रत्यय लगने से शब्द का अर्थ बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है। प्रतिदिन, दिन लगाया तो हो गया दैनिक, प्रति, रोज, दिन, दैनिक। सप्रेम, प्रेम लगाया मतलब प्रेम भरा। विज्ञान, ज्ञान, ज्ञान मतलब नॉलेज, ज्ञानी, जिसको ज्ञान है उसे ज्ञानी कहते हैं, लेकिन ज्ञान लगाने से विज्ञान का अर्थ बदल जाता है। विज्ञान मतलब क्या? साइंस, है ना, हम विज्ञान पढ़ते हैं ना, ईवीएस, उसे विज्ञान कहते हैं। दृश्य, अदृश्य, दृश्य यानी दृश्यमान, जो हमें दिखता है, और अदृश्य, उसके आगे अ लगा दिया तो पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है। अदृश्य यानी जो दिखता नहीं है। भगवान अदृश्य है, भगवान हमें दिखते हैं क्या? नहीं दिखते। भगवान दिखते हैं? नहीं दिखते हैं, तो उसे अदृश्य कहते हैं। दृश्य यानी दिखने वाला। तो बच्चों, आपने ये कहानी बराबर समझी है, सुनी है, तो अभी मैं कुछ प्रश्न आपको पूछ रही हूँ, आपको मुझे उसके उत्तर देने हैं, ठीक है बच्चों? तो मैं कुछ विधान पढ़ने वाली हूँ, आपको वो विधान सही है कि गलत उतना बताना है। मैं पहला विधान पढ़ रही हूँ। दोनों भाई किसान थे, सही कि गलत? यस, सही, दोनों भाई किसान थे। बड़े भाई के 4 बच्चे थे, सही कि गलत? सही। बड़े भाई के कितने बच्चे थे? आपको चित्र में भी दिखाया था मैंने। 2। हाँ, तो 4 बच्चे थे। 2 बच्चे थे, तो 4 बच्चे हैं, ये विधान सही हुआ कि गलत? गलत। यस, इसीलिए ध्यान से सुनो और समझो, फिर उत्तर दो, ठीक है? दोनों भाई अलग अलग रहते थे, सही। सही। सही, यस, सही। दोनों भाई एक दूसरे से झगड़ा किया करते थे, गलत। गलत। क्या किया करते थे एक दूसरे से? प्यार। प्यार, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। दोनों भाइयों ने 10-10 गठरी अनाज बांधा, सही। सही, वेरी गुड, सही। तो ये विधान सही है कि गलत, आपको आ गया। अभी ऊपर मैंने आंसर्स लिखे हैं, और उसको आपको रिक्त स्थान में भरने हैं। शब्द चुनना है और रिक्त स्थान में भरना है। आंसर्स मैं पढ़ रही हूं, पहले सुनो। प्रेम, गठरिया, टकरा, आंखें, भाव विभोर। ये शब्द है, कौन सी शब्द कौन सी रिक्त स्थान में आने वाला है वो आपको ध्यान से पढ़ना है और मुझे बताना है। पहला वाक्य कौन पढ़ेगा? मैं। हाँ, वेरी गुड, पढ़ो बेटा। दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था। वेरी गुड, दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था। तो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट रिक्त स्थान की पूर्ति करो, उसमें आएगा प्रेम। दूसरा विधान कौन पढ़ेगा? मैं। हाँ, पढ़ो। दोनों एक दूसरे की गठरिया करने चाहते थे।
दोनों एक दूसरे की सहायता करना चाहते थे। अचानक टीचर दोनों भाई एक दूसरे से खाली जगह गए, टकरा गए। हाँ, दोनों के सिर पर अनाज की क्या थी? बोरी बोरी। गठरिया हाँ, बोरी को गठरिया कहा है, बराबर है। दोनों भाइयों की भर आई आंख, आंख भर आई। तो आपको ये आगे के स्वाध्याय है, जो ये प्रश्न है वो आपको होमवर्क में लिखना है, गृह कार्य में लिखना है और उसके आंसर्स मुझे बताने हैं। ठीक है बच्चों, तो ये स्वाध्याय आपको सर देने वाले हैं। आप इसको अच्छे हस्ताक्षर में लिखेंगे और आंसर पूरे वाक्य में लिखेंगे, उत्तर पूरे वाक्य में लिखेंगे और मुझे दिखाएंगे। ओके? तो हमारा परिवार हमारी ताकत है। बच्चों, आपका परिवार ही आपकी असली ताकत है। मतलब हमें अपने परिवार से झगड़ा करके रहना है कि प्यार से रहना है? मुझे कौन बताएगा? प्यार से रहना है। कौन? ये जो आपने आज लेसन पढ़ा, ये जो आपने आज गद्य पढ़ा, उससे आपको क्या सीख मिली बेटा? कि कभी अपने भाई से गुस्सा ना करना। हाँ, गुस्सा ना करना। और मिलजुल के रहना। हाँ, मिलजुल के रहना। मिलजुल के। सही आनंद कहाँ है? लेने में नहीं आना चाहिए, देने में ही सही आनंद है। अगर हम छोटे भाई को या बड़े भाई को हमारे कुछ प्यारी चीज भी देते हैं ना, तो उसकी खुशी होती है हमें कि हमने अपने भाई को ही दिया या अपनी बहन को ही दिया है। हाँ, तो अपने भाई और बहन से प्यार से रहना है। आपके भी भाई बहन होंगे, होंगे ना, है ना भाई बहन आपके? हाँ, तो आज से आप उनके साथ कैसा व्यवहार करोगे? अच्छा, अच्छा, उनसे झगड़ा करोगे, उनको मारोगे, पीटोगे? नहीं, उनको नहीं, उनकी। प्यार से समझाएंगे। वेरी गुड बेटा। अभी आपको ये पूरा जीवन भर ऐसे ही अपने भाई बहनों से प्यार मोहब्बत से रहना है, एकता से रहना है। तो हमारा परिवार, परिवार में कौन कौन आता है? मम्मी, पापा, दादा, दादी, बहन, भाई, चाचा, चाची, बहुत सारा बड़ा परिवार होता है। तो खाली भाई बहनों से नहीं, अपने परिवार के हर सदस्य से हमें कैसे रहना है? प्यार से रहना है और मिलजुल कर रहना है। लड़ाई झगड़ा ऐसा कुछ भी करना नहीं है। आज से आप लोग नहीं करोगे ना बेटा? हाँ, हाँ, वो दोनों भाई थे किसान, कैसा प्यार मोहब्बत था दोनों में, वैसे ही आपको भी रहना है। तो आपको आज का ये गद्य कैसा लगा बच्चों? अच्छा लगा। कैसा लगा आज का ये? अच्छा लगा ना? आपने कुछ सीखा ना आज? तो उसको हाँ, अच्छे से जीवन में उतारना है। और बच्चों, कहीं पे भी आप बाहर जाते हो, मास्क जरूर पहनना। मास्क पहनिए और सुरक्षित रहिए। आप आज इस ऑनलाइन क्लास में आए, आपने पढ़ाई की, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बच्चों। गुड बाय।